नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अभी भारत में एक मूवी आई है जिसका नाम है 12th फेल। ये मूवी ने पूरे भारत के दर्शकों को अपने साइड खींचा है और सभी क्रिटिक्सों का कहना है कि ये अब तक की आई 2023 की सबसे बेहतरीन मूवी है। और इस मूवी को देखने से कई जो यूपीपीएससी या एमपीपीएससी दे रहे हैं उन बच्चों को शिक्षा मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा कि कभी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन इसी को लेकर बहुजन समाज से आने वाले पत्रकार दिलीप मंडल का कहना है कि यह मूवी देखने में अच्छी लगती है, बाकी फिल्माई भी अच्छी गई है, लेकिन इसका जातिवादी एक चेहरा है। हाँ, उनका कहना है कि मनोज शर्मा को जब इंटरव्यू होता है तो मनोज शर्मा उसमें सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन मनोज शर्मा की जगह अगर कोई मनोज जाटव रहता, मनोज यादव रहता, मनोज कुशवाहा रहता या फिर मनोज मौर्य रहता तो क्या उसका सिलेक्शन हो पाता? वो बहुत कठिन हो जाता है। तो दिलीप मंडल जी ने इस फिल्म का जातिवादी चेहरा उजागर करने की कोशिश की है, तो उनकी एक क्लिप देख लीजिए। इससे बड़ा आश्चर्य होता है कि इंटरव्यू बोर्ड उनको दोबारा बुलाता है, जो आमतौर पर बहुत ही अजीब सा संजोग है। इंटरव्यू बोर्ड का कास्ट कंपोजिशन मुझे नहीं मालूम कि उसमें किसने अपना वजन रख दिया होगा, लेकिन उस समय कोई पीएससी का के मेंबर्स की लिस्ट अगर मैं देख रहा हूँ 2005 के, तो पूरी तरह से सवर्ण बोर्ड था उसमें। हालांकि और बाहर से एक्सपर्ट अगर बुलाए जाते हैं, भिन्न उसमें वर्ग के लोग हो सकते हैं। ये कुछ तो हुआ है जो बहुत सामान्य नहीं है, जिसकी वजह से ये हुआ होगा, और ये मुझे चौंकाता है। ये भी एक प्रिविलेज के बगैर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर दिलीप मंडल जी ने यह बताने की कोशिश करी है कि जिस प्रकार से इस मूवी के अंदर मनोज शर्मा आईपीएस बन जाता है, मेहनत करके सफलता पा लेता है, लेकिन उसी जगह अगर कोई दूसरा जाति का व्यक्ति होता तो 2005 में तो वो कभी सिलेक्ट नहीं हो पाता आईपीएस के लिए, क्योंकि जो पैनलिस्ट बैठते हैं वो एक जाति वर्ग से आते हैं और वो जाति वर्ग का जो शर्मा होता है, चतुर्वेदी होता है, सिंह होता है, ठाकुर होता है, राजपूत होता है, गुप्ता होता है, उन बैठे हुए पैनलिस्टों का सहानुभूति और उन बैठे हुए पैनलिस्टों की उनको प्रिविलेज मिल जाती है, उनको क्या बोलते हैं, विशेष अधिकार मिल जाता है, इसलिए ऐसे लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन मनोज शर्मा की जगह कोई जाटव, चमार, महार या फिर कुशवाहा, मौर्य होता तो वो सिलेक्ट नहीं हो पाता, कोई यादव होता तो सिलेक्ट नहीं हो पाता। आपका क्या कहना है इसको लेकर नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आप अमीश देवगन को तो जानती होंगे, जो भारत के एक बहुत बड़े पत्रकार अपने आप को कहलवाते हैं। हम नहीं मानते उनको पत्रकार, वो अपने आप को कहलवाते हैं। अभी तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था कि हमारे देश को मंदिर की जरूरत है। राम मंदिर को लेकर बयान दिया गया था कि हमारे देश को मंदिर की जरूरत है या हॉस्पिटल्स की जरूरत है। हालांकि क्या जरूरत है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसको लेकर जो ये गुल्लू नाम से मशहूर पत्रकार है अमीश देवगन, इनका कहना है कि अगर आप राम मंदिर जाओगे तो आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना पड़ेगी। तो भाई, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है या नहीं, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। कैसे ये व्यक्ति एक मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे को किसी हॉस्पिटल से कंपेयर कर सकता है? इस देश में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर से ज्यादा जरूरत हॉस्पिटल्स की है। तो भैया, इसके बयान को लेकर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट जरूर करें। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम होगा, हमारे देश के छत्तीसगढ़ राज्य में एक हसदेव नामक जंगल है, जिसको बहुत ही बेरहमी से इस सरकार के द्वारा, भाजपा सरकार के द्वारा काटा जा रहा है। काटा केवल इसलिए जा रहा है उस जंगल को क्योंकि वहां पर एक अदानी जी की कोयल माइन खुलवाई जाए, और कोल माइन से अदानी जो अभी एशिया के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति बन गए हैं, सबसे अमीर व्यक्तियों में सबसे पहले आ गए हैं, तो ऐसी कोल माइंस और खुलवाकर भाजपा के साथ से वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाए। तो भैया, अदानी की कोल माइन लगवाने के लिए इस देश के आदिवासियों का जंगल काटा जा रहा है। आदिवासी वो लोग हैं जो जल, जंगल, जमीन को पूछते हैं, इस कुदरत को पूछते हैं, और उन आदिवासियों की जो जीवन शैली है या जीवन व्यापन है उन जंगलों से होता है। दोस्तों, कई आदिवासी संगठन, बहुजन समाज के संगठन इसका कड़ा विरोध जता रहे हैं। ट्राइबल आर्मी के जो हंसराज मीना जी है वो लिखते हैं, अमेजॉन और कैलिफोर्निया के जंगल में आग पर तमाम मानने वाले भारतीय सेलिब्रिटी को छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल विनाश पर मुंह पर फेविकॉल लग जाता है। आखिर ऐसा दोगलापन क्यों? आपको मालूम होगा, जब अमेजॉन या क्या बोलते कैलिफोर्निया के जंगल में आग लगती है तो हमारे देश के जो सेलिब्रिटीज है, क्रिकेटर्स है, एक्टर्स है या फिर एक्टर है, ये लोग भर भर के ट्वीट करते हैं, वीडियोस बनाते हैं। लेकिन जब हसदेव जंगल को काटा जाता है, उनके देश के जंगल को काटा जाता है, छत्तीसगढ़ के जंगल को काटा जाता है,
तो ये लोग मातम मनाना शुरू कर देते हैं, इनके मुंह और हाथों में फेविकॉल लग जाता है। ऐसा क्यों? नीचे कमेंट करके जरूर इसका उत्तर दीजिएगा दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम होगा, चंद्रशेखर आजाद जो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है, आज उभरते हुए दलित लीडरों में सबसे आगे दिखाई देते हैं। तो दोस्तों ये न्यूज पढ़िए। पीड़ित युवती से मिलने पहुंचे मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज बेराजगरपुर पहुंचे चंद्रशेखर आजाद, परिवार को हर संभव मदद करने का किया वादा। बागपत के धनोरा में छेड़छाड़ का विरोध करने पर दलित युवती को गरम कढ़ाई में फेंक दिया गया था। एक दलित युवती को गरम कढ़ाई में फेंक दिया जाता है और इस देश का जो मीडिया है वो चू चपेट भी नहीं करता है, बस एक छोटी सी हेडलाइन चला देता है और उसके न्याय की मांग भी नहीं उठाता है। लेकिन बहुजन समाज में आज ऐसे नेता पैदा हो गए हैं, ऐसे बेटे पैदा हो गए हैं, हम जैसे जो उसकी आवाज भी उठाते हैं, और चंद्रशेखर जैसा नेता जो वहां पर जाके अपने परिवार से मिलता भी है। तो ये वीडियो देखिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ईवीएम मशीन का विरोध अब महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली से लेकर यूपी से लेकर बंगाल, हर राज्य में होने लग गया है। हाँ दोस्तों, तस्वीरें कुछ ऐसी निकल कर आ रही है। कल एक बड़ा आंदोलन हुआ था दिल्ली में, जिसको लीड किया था भानु प्रताप जी ने और एडवोकेट महमूद प्राचा जी ने। आज फिर दिल्ली में एक बड़ी कॉल दी गई, एक बड़ा धरना रखा गया ईवीएम के खिलाफ। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम होगा, कई लोगों का कहना है, कई संगठनों का, कई पॉलिटिकल पार्टियों का कहना है कि बीजेपी जो जीत रही है वो ईवीएम के सहारे से जीत रही है, ईवीएम का सहारा लेकर जीत रही है, मशीन में घपला होता है। इसको लेकर अब दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी से विधायक राजेंद्र गौतम जी का कहना है कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ। और दोस्तों इस नारे के साथ उन्होंने यह भी कहा है कि भारत का कोई भी संगठन हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर वो ईवीएम का विरोध नहीं करती है तो वो माना जाएगा कि मनुवादी व्यवस्था का समर्थन करती है और वो चाहती है कि भाजपा ही राज करे। बड़ी बात कही है राजेंद्र गौतम जी ने कि इस देश की अगर कोई पार्टी या कोई भी संगठन हो, सामाजिक संगठन, अगर वो ईवीएम का विरोध नहीं करता है तो वो मनुवादी व्यवस्था का समर्थक है। तो ये वीडियो देखिए। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, बैलेट वापस लाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ। जो पॉलिटिकल पार्टी या सामाजिक संगठन इस आंदोलन में शरीक नहीं होना चाहते तो मानते वो मनुवादियों के साथ हैं, वो लोग लोकतंत्र के खिलाफ हैं, वो लोग प्रजातंत्र के खिलाफ हैं, वो लोग स्वतंत्रता के खिलाफ हैं, वो लोग देश के संविधान के खिलाफ हैं, वो लोग देश के लोगों की आजादी के खिलाफ हैं। आज देश के लोगों की आजादी खतरे में है। आज इस मंच के माध्यम से हमें कोऑर्डिनेशन टीम घोषित करेंगे। दोस्तों आपने वीडियो में देखा किस प्रकार से हजारों की संख्या में वहां पर लोग मौजूद थे और लगातार देश में ईवीएम का विरोध किया जा रहा है। और दोस्तों वाकई ये बात सच है क्या कि जो भी व्यक्ति, जो भी पार्टी, जो भी संगठन अगर ईवीएम का विरोध ना करे तो वो मान लीजिए मनुवादी व्यवस्था का समर्थक है? तो कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है इस बारे में। दोस्तों हम लोग ईवीएम बैन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ईवीएम चला रहा है चुनाव आयोग। अब चुनाव आयोग के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है प्रकाश अंबेडकर ने, जो कि बाबा साहब अंबेडकर के पोते हैं। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं कि मैं चुनाव आयोग से अनुरोध करता हूं कि आपका व्यवहार असंवैधानिक, जन विरोधी और संसदीय राजनीति विरोधी है। इस वजह से लोग विद्रोह कर देंगे जिसके जिम्मेदार आप होंगे। हाँ दोस्तों, कई दिनों से महाराष्ट्र में बाय इलेक्शन नहीं हुए हैं, जिसको लेकर प्रकाश अंबेडकर जी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ साफ कहा है, अगर मेरे लोग, मेरे समर्थक विद्रोह कर देंगे, आपके पीछे भागेंगे, तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि आपने कई दिनों से हमारा जो बाय इलेक्शन है वो नहीं कराया है। तो ये वीडियो देखिए। उस वक्त आपको बचाने के लिए जिसके इशारे पर आप इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, वो आपको बचाने नहीं आएगी।
क्योंकि जनता जो है वो देश के मालिक है और उन्होंने जो सिस्टम तय किया है उस सिस्टम को चलाने के लिए आपको बिठाया है। अगर वो सिस्टम आप नहीं चलाना चाहते हो तो एक तो आप रिजाइन दीजिए, दूसरा जो है वो इलेक्शन कंडक्ट कर लीजिए। अगर इन दोनों बातें अगर नहीं करने के लिए तैयार है तो जनता आपके खिलाफ ना सिर्फ आवाज उठाएगी लेकिन पत्थर लेके आपके पीछे भागती रहेगी। तो दोस्तों आप देख सकते हो इलेक्शन आयोग जो ईवीएम का विरोध कर रहा है, ना ही उनकी सुन रहा है, ना ही इस देश में बाय इलेक्शंस करा रहा है। तो पता नहीं इस देश का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन चाहता क्या है, क्या करना चाहता है, किसका समर्थन कर रहा है, किसके लिए काम कर रहा है। ये नीचे आप लोग कमेंट करके बताइए कि जब देश के बड़े बड़े नेता इस चुनाव आयोग को कह रहे हैं कि हम ईवीएम कैसे हैक होती है ये करके दिखाते हैं, आप बाय इलेक्शन कराइए, आप लोगों की बात सुनिए, अब जो आम जनता चाहती है वो करिए, लेकिन हमारे देश के इलेक्शन कमीशन के कान में जू तक ना रेंग रही है। तो दोस्तों इन सारी खबरों को लेकर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाइए आने वाली वीडियो की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए।